हेलो गाइस, दिस इज़ मेघा अरोड़ा और आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो आज जो ये पार्ट है, ये है पार्ट 1। इस पर हम बात करेंगे सोशलिज्म इन यूरोप की। द एज ऑफ सोशल चेंज, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी सर्कुलेटेड इन यूरोप। अब जो यूरोप में, पूरे यूरोप में पावरफुल आइडियाज ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी सर्कुलेट होने लग गए। लोग फ्रीडम और इक्वालिटी की बहुत बातें करने लग गए और काफ़ी सारे आइडियाज जनरेट हुए। फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ चेंज इन अ वे सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड। अब जिस वे में सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड है, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन ने चेंज करना चाहा। अब आप बोलोगे कैसे, जो कि हमने अपनी पिछले वीडियोज़ में देखा था। इन 18th सेंचुरी सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू एस्टेट, कि 3 एस्टेट्स में जो है पूरी सोसाइटी जो है वो डिवाइडेड थी, उसको उसने चेंज किया। एंड चर्च कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल पावर, और बाद में चर्च से सारी पावर्स भी सीज हो गई थी। इन मैनी पार्ट्स ऑफ world including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to be discussed। अब आप देखते हैं कि ये जो आइडियाज़ हैं ये सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दूसरे कॉन्टिनेंट्स तक भी फैल गए। मतलब यूरोप से एशिया तक भी ये सब डिस्कस होने लग गए। जो ये आइडियाज़ थे फ्रीडम के और जो आइडियाज़ थे इक्वालिटी के, ये सब सब डिस्कस होने लग गए, यूरोप तक वो सीमित नहीं रहे। In India, for an example, Raja Ram Mohan Roy and Dorozio talked about the significance of French Revolution। अब आपने राजा राम मोहन रॉय का तो नाम सुन रखा होगा, लेकिन आपने दोरोजियो का नाम नहीं सुना होगा। वो मैं आपको बता देती हूँ। इनका पूरा नाम था हेनरी लुई विवियन दोरोजियो, और ये हेडमास्टर थे हिंदू कॉलेज के, जो कि है कैलकाटा में, और एक पोएट भी थे। तो इनकी ये जो स्पेशलिटी थी वो इनकी ये थी कि इन्होंने अपने ये कॉलेज में इस तरीके की डिबेट्स कराते थे, जिसमें अपने बच्चों को पूरी फ्रीडम देते थे कि वो पूरे तरीके से सोशल नॉर्म्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। तो इन्होंने जो ये आइडियाज़ थे ये सब कुछ फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही लिए। नाउ द डेवलपमेंट्स इन कॉलोनीज रीशेप दीज आइडियाज ऑफ सोसाइटल चेंज। अब जो भी डेवलपमेंट्स हुए कॉलोनीज में, जैसे कि भारत भी एक ब्रिटिश कॉलोनी था, तो जो भी डेवलपमेंट्स हुए वहाँ पर, कि हम लोगों ने जिस तरीके से अपना रेवोल्यूशन किया वो सब, उससे भी काफ़ी सारे आइडियाज़ जो है रीशेप हुए और री इंटरप्रेट हुए। बट नॉट एवरी वन इन यूरोप वॉन्टेड अ कम्प्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। लेकिन यूरोप में हर कोई कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहता था। इससे क्या हुआ, आइडियाज़ में काफ़ी सारे वेरिएशंस आए, और इनका जो बेसिस था वो बना ग्रेजुअल चेंज से लेकर रेडिकल चेंज तक। मतलब कि जो लोग चाहते थे कि जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे बदले, और जो लोग चाहते थे कि सोसाइटी एकदम से ही बदल जाए, जो रेडिकल चेंज चाहते थे। इससे 3 विचारधारा के लोग जो थे वो बने। पहले थे कंजर्वेटिव्स, सेकंड जो है लिबरल्स, एंड थर्ड रेडिकल्स। अब ये थे कौन, इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले थे लिबरल्स। लिबरल्स आर दोज who looked for change in society, जो चेंज चाहते थे सोसाइटी में। दे वॉन्ट अ सोसाइटी दैट वुड टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, मतलब कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर सारे रिलीजन के लोग हों, मतलब एक तरीके से सेक्युलर सोसाइटी। एट दैट टाइम यूरोपियंस डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर, क्योंकि उस समय पे जो यूरोपियंस हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते थे एक रिलीजन के लोगों को दूसरे रिलीजन से। इसका एग्जाम्पल है कि जो ब्रिटेन है वो फेवर करता था द चर्च ऑफ इंग्लैंड को, और जो ऑस्ट्रिया और स्पेन है वो फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को। तो गाइस, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है वो स्टेट चर्च ऑफ इंग्लैंड है, जिसको मदर चर्च भी कहा जाता है। मतलब कि सारे चर्च की मदर, मतलब द वेरी बिग चर्च। ओके, नाउ द जो ऑस्ट्रिया एंड स्पेन है वो फेवर करते थे कैथोलिक चर्च को, जिसे रोमन कैथोलिक चर्च भी बोला जाता है, और ये सबसे बड़ा क्रिश्चियन चर्च है। नाउ लिबरल्स अपोज द अनकंट्रोल पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। अब जो लिबरल्स है वो इस चीज़ के बिल्कुल अपोज थे कि जो अनकंट्रोल पावर मिलती है डायनेस्टिक रूलर्स को, मतलब कि किंग्स को, वो इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि किंग्स के पास सारी पावर्स नहीं होनी चाहिए, जिससे वो अपनी प्रजा का एक्सप्लॉयटेशन करे। दे वॉन्टेड टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, और वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल के राइट्स हैं वो भी सेफगार्ड हो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट कुछ गलत स्टेप लेती है तो उससे किसी भी इंडिविजुअल का जो राइट्स हैं वो नहीं होने चाहिए खराब। दे वॉन्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, और वो चाहते थे कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो चाहते थे कि लोगों के पास वोटिंग राइट्स हों और वो अपनी गवर्नमेंट खुद इलेक्ट करें।
गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू लॉज, मतलब कि प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और उसमें लॉज डिफाइंड होने चाहिए जिस बेसिस पर गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए. दे वांटेड अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल. और वो चाहते थे एक वेल ट्रेन्ड जुडिशरी जिसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो, मतलब रूलर्स का उन पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए. अब आप सोच रहे हो कि लिबरल्स तो बड़े अच्छे लोग थे, पर ऐसा नहीं है. वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. अब वो किस वे में डेमोक्रेट्स नहीं थे, उसके 3 रीज़न हैं. दे डोंट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अब जो ये लिबरल्स थे वो इस पे नहीं बिलीव करते थे कि जो 18 साल से ऊपर की एज का जो युवा है, युवा पीढ़ी है, उसके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए. वो लोग इस चीज़ को मना करते थे. वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को बिल्कुल उन्होंने मना कर दिया. वो दे डू नॉट बिलीव इन दिस. जो सेकंड है वो ये है कि मैन विद प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव वोटिंग राइट्स. अब जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं, उनको ही वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए और किसी को वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए. जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होने चाहिए. और वो इस बात से भी अगेंस्ट थे कि विमेन के पास कोई भी वोटिंग राइट्स हो. तो आपको पता लग रहा होगा कि वो इतने कोई महान लोग नहीं थे, वो डेमोक्रेट्स नहीं थे. अब जो सेकेंड आइडियोलॉजी वाले लोग थे वो थे रेडिकल्स. दे वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन. वो एक ऐसा नेशन चाहते थे जहाँ पर जिसकी जो गवर्नमेंट है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन हो वहाँ की, उस पर ही उसकी गवर्नमेंट बेस्ड हो. दे सपोर्टेड विमेंस सुफ्रेजेट पॉपुलेशन. और उन्होंने विमेन के वोटिंग राइट्स की जो मोमेंट हुए वहाँ पर, उसको सुफ्रेजेट मोमेंट बोला गया था. इसको आप सर्च करिए विकिपीडिया पर, उसके बारे में पढ़िए. जो विमेन के सुफ्रेजेट मोमेंट हुए थे उसको भी उन्होंने जो सपोर्ट किया और वो चाहते थे कि विमेन को वोटिंग राइट्स मिलें. दे अपोज्ड प्रिविलेजेस बाय ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स. और उन्होंने जो ये प्रॉपर्टी वाला है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनके हाथ में होगी उन्हीं को ही राइट्स मिलेंगे, उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे. उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलेंगे, उसके वो बिल्कुल अगेंस्ट थे. They were not against the existence of private property but disliked the concentration of property in hands of few. वो ये नहीं कह रहे थे कि प्रॉपर्टीज मत रखो या प्राइवेट प्रॉपर्टीज होनी नहीं चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे थे कि एक तरीके से सारी प्रॉपर्टी जो है वो कुछ लोगों के अंदर हो, वो नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में हो, वो नहीं होना चाहिए. अब जो तीसरे तरीके के लोग थे वो थे कंजर्वेटिव्स. दे अपोज्ड बोथ रेडिकल्स एंड लिबरल्स. अब जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो ना तो ही रेडिकल्स जैसी थी और ना ही लिबरल्स जैसी थी. उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट थी. आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन दे ओपन देयर माइंड एंड वांट चेंज इन सोसाइटी विच वॉज प्रीवियसली नॉट देयर. अब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनको लगा कि सोसाइटी में चेंज आना चाहिए. और फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले उनको ऐसा नहीं लगता था कि सोसाइटी में किसी भी तरीके की चेंज की ज़रूरत है, बल्कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनको ऐसा लगने लगा. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे कि 18th सेंचुरी में कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज टू द आइडिया ऑफ चेंज. पहले वो चेंज को मना ही कर देते कि कोई भी मतलब जो चेंज है वो नहीं होना चाहिए. इसके वो काफ़ी मतलब अगेंस्ट होते थे. ठीक है, चेंज के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे 18th सेंचुरी तक. लेकिन 19th सेंचुरी तक आते आते दे एक्सेप्टेड कि कुछ चेंजेस जो है इनएविटेबल हैं. जिन इनएविटेबल का मतलब है जिनको कोई भी मतलब हटा नहीं सकता, जो होंगे तो होंगे ही. बट बिलीव्ड कि जो ये चेंजेस हैं वो धीरे होने चाहिए और जो पास्ट है दैट शुड बी रिस्पेक्टेड. अब धीरे होने चाहिए का मतलब ये है कि वो ग्रेजुअल चेंज के सपोर्टर थे. वो रेडिकल चेंज नहीं चाहते थे बल्कि ग्रेजुअल चेंज चाहते थे. अब इन तीनों जो ये तीनों आइडियोलॉजी वाले जो लोग थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इसका ये रिजल्ट हुआ सोसाइटी पे कि सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट सोसाइटल चेंज क्लैश ड्यूरिंग द सोशल एंड पॉलिटिकल टर्मोइल दैट फॉलोड फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब इस तरीके के जो मतलब आइडियोलॉजीज के लोग थे, इनके जो थॉट्स हैं वो क्लैश भी करते थे. इससे क्या हुआ कि जो हम सोशलिज्म की बात कर रहे हैं, इससे हमें उसकी लिमिट्स एंड पोटेंशियल्स का पता चला कि उस आइडियोलॉजी की क्या लिमिट्स हैं और वो क्या उसके पोटेंशियल्स हैं. दैट मीन्स प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सोशलिज्म. अब किस तरीके से ये चीज़ बनी, आगे किस तरीके के क्या इवेंट्स हुए, वो हम बात करते हैं. Industrial society and social change. These political trends were the signs of new time when social and economic changes take place. That is, when new cities came up and new industrialized regions developed, railways expanded, and the industrial revolution occurred. अभी एक ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ. किस तरीके से इंडस्ट्रियल सोसाइटी पर सोशल चेंज आया वो हम बात कर रहे हैं.
तो ये उस टाइम के दौरान हुआ जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जब रेलवेज बहुत एक्सपेंड भी कर रही थी, नए नए इंडस्ट्रियलाइज रीजन भी बने और नई नई सिटीज़ भी डेवलप हुई। अब आप सोचोगे इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है, तो वो अब हम यहाँ पे समझाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो टाइम था जब मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन दे मतलब हर किसी को फैक्ट्री में काम करने को बुलाया जाता था और हर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा था। तब उस टाइम पर उनके बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते थे और उनके वेजेस भी बहुत ज़्यादा पुअर होते थे। मतलब उनको काफ़ी घंटे काम कराया जाता था, 16-16 घंटे उनसे काम कराया जाता था और उनको पैसे भी बहुत कम मिलते थे उसके। अनएम्प्लॉयमेंट वॉज वेरी कॉमन, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग टाइम्स टू लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन होता था, क्योंकि कभी कभी क्या होता था कि इंडस्ट्रियल गुड्स की इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती थी, उनकी डिमांड बहुत लो होती थी। अब आप खुद सोचिए, जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड भी लो है तो फिर क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं, प्रोड्यूसर उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। अब प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगी ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट है वो कैसे जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता था, इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कॉमन बात होती थी। हाउसिंग एंड सैनिटेशंस वर प्रॉब्लम सिंस टाउन्स वर ग्रोइंग रैपिडली। और जो टाउन्स है वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रहे थे, जैसा कि हमने आगे पढ़ा कि इधर ऊपर हमने पढ़ा था कि जो न्यू सिटीज़ हैं वो आ रही थी, तो जो टाउन्स हैं वो बहुत जल्दी ग्रो कर रहे थे। इससे क्या होता था, हाउसिंग और सैनिटेशन की बहुत प्रॉब्लम होती थी। मतलब कि लिमिटेड जगह पर ज़्यादा लोग घर बनाने की कोशिश करते थे, घर जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, उससे बहुत ज़्यादा सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम होता था। लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सोल्यूशंस टू दीज इशूज़। अब इन इशूज़ से कैसे टैकल करा जाए उस चीज़ के बारे में लिबरल्स और रेडिकल्स ने अपने सोल्यूशंस के बारे में सोचा। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने देखा कि जो सारी इंडस्ट्रीज हैं वो प्रॉपर्टी थी उस समय पर इंडिविजुअल्स के हाथों में थी। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड द एम्प्लॉयर्स। अब जो लिबरल्स और रेडिकल्स हैं वो खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे और एम्प्लॉयर्स भी थे। एम्प्लॉयर्स का मतलब जो एम्प्लॉय जो हैं देते हैं, मतलब कि जो लोगों को काम पर रखते हैं, ठीक है। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर्स, दे फेल्ट दैट सच ऑफ द एफर्ट शुड बी एनकरेज दैट इट्स बेनिफिट्स वुड बी अचीव्ड। वो ये चाहते थे कि ऐसे वेंचर्स आएँ और ज़्यादा मतलब कि फैक्ट्रीज बने और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और इस तरीके से, और ये सब एफर्ट्स जो है अचीव होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद ने भी अपनी प्रॉपर्टीज ऐसी ही बनाई थी। वो खुद भी वो लोग थे जो ये सब काम करते थे, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी से बिलोंग करते थे। ओके, इफ अब ये ऐसा होगा कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे अचीव होगी, ये एक बिग क्वेश्चन है। If the workforce in the economy was healthy and citizens were educated, जब वर्कफोर्स जो है वो एक तो हेल्दी हो, हेल्दी का मतलब कि उनके अंदर कोई भी डिजीज़ ना हो, क्योंकि अगर आप खुद सोचिए अगर उनकी जो वर्कफोर्स होगी उनको कोई प्रॉब्लम होगी, डिजीज़ होगी, वो लोग काम नहीं कर पाएंगे या फिर उनकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो जाएगी, वो ज़्यादा देर तक भी काम नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में वो काम नहीं कर पाएंगे। और सिटीजन्स को एजुकेटेड भी होना चाहिए। बट दे अपोज टू प्रिविलेजेस बाय बर्थ। वो इस चीज़ के अपोज थे कि वो प्रिविलेजेस बाय बर्थ नहीं होने चाहिए, जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा था 3 एस्टेट्स में, ठीक है। दे बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट एंड लेबर एंड एंटरप्राइज। वो बिलीव करते थे इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर और एंटरप्राइज, मतलब वो प्रॉपरली जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से बिलोंग करते थे और वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी की जो विचारधारा है उसको वो मतलब फॉलो करते थे। अब वो कैसे बोल रहे थे कि सोसाइटी वो डेवलप एट द टाइम जब फ्रीडम हो, हर बंदे को उसकी फ्रीडम हो, तब सोसाइटी डेवलप करेगी। एक पुअर बंदा भी आकर फैक्ट्रीज में काम करे, या जो कैपिटल जिनके पास है वो आराम से अपना कैपिटल अपनी फैक्ट्रीज में लगा सकते हैं, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि किंग उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन कर रहा है या उनकी असेंबली उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन कर रही है या उनको कोई टैक्स देना पड़ रहा है। ये भी एक तरीके की रेस्ट्रिक्शंस ही होती हैं। तो वो ये कह रहे थे कि सोसाइटी तभी डेवलप करेगी जब ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से इंश्योर्ड होंगी। Now, many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century. अब जो भी मैन विमेन ये सब चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, उन्होंने लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप्स और पार्टीज़ के साथ काफ़ी सारी रैलीज करी, काफ़ी सारे रेवोल्यूशंस करे, और इससे क्या हुआ, जो ये सब चीज़ें वो लोग लाना चाहते थे वो भी अर्ली 19th सेंचुरी में। They wanted a revolutions to put to an end to the kind of the governments established in यूरोप इन 1815। वो जिस तरीके की गवर्नमेंट यूरोप में एस्टेब्लिश हुई थी 1815 में, उसको वो एंड करना चाहते थे। तो इससे क्या हुआ, इन फ्रांस इटली जर्मनी एंड रशिया दे बिकम रेवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क्स।
और जो फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया में ये सारे रेवोल्यूशंस हुए और उन्होंने काम करा इस चीज़ के तरफ कि वो अपनी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर सके, जो भी मोनार्क्स थे उनको ओवरथ्रो कर सके, मतलब जो किंग का शासन है उसको वो ओवरथ्रो कर सकें और आराम से जो है एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में वो रह सकें। Nationalists talked of revolutions that would create nations where all citizens would have equal rights। और nationalists जो थे वो ये चाहते थे इन revolutions में कि हर citizen के पास जो है वो equal right और होना चाहिए, उनके पास equal opportunities होनी चाहिए। After 1815, Giuseppe Mazzini, an Italian nationalist, conspired with others to achieve this in Italy. Indian nationalists got influenced by his work। अब जो गिसेप माजिनी थे वो थे एक इटालियन नेशनलिस्ट जो कि बहुत फेमस हैं। गिसेप माजिनी, आप इनके बारे में आप विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं इनके बारे में और जानकारी के लिए। जो इन्होंने क्या करा कि इटली में ये ओवरथ्रो किया, अपने किंग का जो शासन है इनको ओवरथ्रो किया और सारे इंडिविजुअल्स को उन्होंने इक्वल राइट्स दिलवाए। इसकी उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी इटली में, और इनके विचारधारा से जो है इंडियन नेशनलिस्ट भी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए, जिससे इंडिया में भी रेवोल्यूशंस हुए। अब हम बात करते हैं किस तरीके से जो ये सोशलिज्म है ये यूरोप में किस तरीके से आया, किस तरीके से इसकी विचारधाराएं बनी। इन मिड 19th सेंचुरी इन यूरोप, सोशलिज्म बिकम अ वेल नोन बॉडी ऑफ आइडियाज दैट अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन। अब आपने जैसे कि हमने देखा कि सोशलिज्म के ऊपर किस किस तरीके से लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स ने अपने व्यूज़ रखे, तो इससे क्या हुआ कि जो सोशलिज्म ये जो आइडियोलॉजी है ये भी बहुत मतलब इसका एक वेल नोन बॉडी बन गया, इसकी एक वेल नोन स्ट्रक्चर बन गया और इस पर काफ़ी लोगों ने अपना अटेंशन इसने ग्रैब किया। पर ये एक फार रीचिंग एक्शन लगता था। फार रीचिंग एक्शन मतलब ये एक यूटोपियन फिलॉसफी लगती थी। ऐसा लगता था कि शायद हम इसको रीच भी नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से हमने एक सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, हम एक आइडियाज़ बना रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनको लग रहा था कि शायद हम इसको कभी रीच भी नहीं कर पाएंगे। नाउ सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकॉज दे थिंक इट इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल इल्स इन द हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी। अब जो सोशलिस्ट थे वो बिल्कुल अगेंस्ट थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के, जो कि हमने बात करी कि पहले लिबरल्स और रेडिकल्स जिनके मतलब कहते हैं कि फेवर में थे, तो जो सोशलिस्ट थे वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए थे प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के। उनको लग रहा था कि जो ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हीं का ही कारण है कि जो सारी सोसाइटी है उसमें जो इतनी सारी इल्स हैं। इल्स मतलब कि जो 3 एस्टेट में तुमने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा है, जो भी तुम डिस्क्रिमिनेट करते हो सोसाइटी को, वो इसी इल्स की इन्हीं चीज़ों को वो जन्म देता है। जब प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, जब कुछ लोगों के पास ही प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है। अब ऐसा क्यों होता है? इंडिविजुअल्स आर नॉट कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी बट एम्फोसाइज ऑन देयर ओन पर्सनल गेन। अब जो इंडिविजुअल्स हैं वो लोग जो सोसाइटी पे तो ध्यान देते नहीं हैं, बल्कि अपने पर्सनल गेन में लग जाते हैं। मतलब कि ये कि उनको बस अपने पर्सनल गेन से मतलब होता है, चाहे वो कितना भी सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करें, चाहे वो कितना भी वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करें। दैट्स वाई सोशलिस्ट वॉन्टेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर दिस। और जो सोशलिस्ट हैं वो चेंज चाहते थे और उन्होंने उस पर ही कैंपेनिंग की। वॉट वुड बी द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट सोसाइटी? अब आप सोच रहे होगे, अभी आप सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करिए, इस तरीके से व्यूज़ की बात करिए कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए थे, तो अब ये किस तरीके से ये जो सोसाइटी है वो बेस, उसका बेस क्या होगा? तो इसके 2 फिलोसफीज़ हैं। जो फर्स्ट है वो ये है द बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। दोस्त जो जिन लोगों ने कोऑपरेटिव्स के आइडिया को समझा, उनमें से एक थे रॉबर्ट ओवेन, जो कि एक लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, जिन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इंडियाना एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ पर उन्होंने एक कॉरपोरेटिव बनाया जिसका नाम था न्यू हार्मनी। अदर सोशलिस्ट फेल्ट दैट कोऑपरेटिव्स कुड नॉट बी बिल्ड ऑन अ वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव। दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड एनकरेज कोऑपरेटिव्स। अब जो सोशलिस्ट है उनका मानना था कि ऐसे थोड़ी ना कि जो रॉबर्ट जी हैं उन्होंने जाकर इस तरीके से कोऑपरेटिव कम्युनिटी बना दी। एक इंडिविजुअल के इनिशिएटिव से कुछ नहीं होगा सोसाइटी में चेंज। वो चाहते थे कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए इस तरीके के कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस, लुई ब्लांक wanted the government to encourage cooperatives and replace capitalist enterprise। अब जो फ्रांस में क्या हुआ, जो एक व्यक्ति थे उनका नाम था लुई ब्लांक, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने एनकरेज किए कोऑपरेटिव्स और उन्होंने रिप्लेस कर दी कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस। मतलब कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ बहुत वाइड स्केल पे काम किया और उन्होंने ऐसा
किया कि उन्होंने कोऑपरेटिव्स को एनकरेज किया और रिप्लेस कर दिए सारे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइजेस को। These cooperatives were to be association of people who produce goods together and divided the profits according to the work done by members। अब इन cooperatives का क्या चलता था मैं आपको बताती हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल कि एक बंदा है एक्स और दूसरा है वाई। तो अगर एक्स ने 2/3 ऑफ द वर्क किया है, ठीक है, और वाई ने 1/3 ऑफ द वर्क किया है, ठीक है, जो वाई है उसने 1/3 ऑफ द वर्क किया है, तो जो भी प्रॉफिट होगा तो जो एक्स है उसको 2/3 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा और जो वाई है उसको 1/3 ऑफ द प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो है प्रॉफिट जो वर्क डन है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाता था। अब दूसरी थ्योरी जो है वो थी मार्क्सिस्ट थ्योरी, जो है कार्ल मार्क्स की थ्योरी। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडेड अदर आइडियाज। और जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स है उन्होंने काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो खुद ही कैपिटलिस्ट है। मार्क्स ने बोले कि जो तुम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे हो, सबकी बात कर रहे हो, ये अपने आप में ही कैपिटलिस्ट हैं। कैपिटलिस्ट owned the capital invested in factories. The conditions of workers could not improve as long as profit was accumulated by प्राइवेट कैपिटलिस्ट। अब वो ये कह रहे थे कि जो अभी कैपिटलिस्ट हैं जब तक इनके पास सारा प्रॉफिट जाता रहेगा ना, कोई भी वर्किंग कंडीशंस या तुम्हारे वेजेस कुछ इंप्रूव नहीं होने वाला, क्योंकि अल्टीमेटली ये लोग अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने प्रॉफिट्स के बारे में ही सोचेंगे, अपने पर्सनल गेन के बारे में सोचेंगे, तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वर्कर्स हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उनको लगा कि जो ये वर्कर्स हैं इनको ओवरथ्रो करना चाहिए, इस कैपिटलिज्म को बंद करना चाहिए और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो कुछ लोगों के हैंड में होती है उसको भी बंद करना चाहिए। पर अब ये होगा कैसे, ये एक बड़ा बिग क्वेश्चन था। Marx believed that to free themselves from capitalist exploitation, workers had to construct a radically socialist society where all the property was socially controlled। अब उन्होंने बोला कि हमको रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी का डेवलपमेंट करना चाहिए जहाँ पर जो सारी प्रॉपर्टी है वो जो है सोशली कंट्रोल्ड होनी चाहिए, जिसको अल्टीमेटली उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा बोला, कम्युनिस्ट सोसाइटी बोला कि जो पूरी सोसाइटी है उसको सोशली ही कंट्रोल्ड होना चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज़ को सोशली कंट्रोल्ड होना चाहिए। अब सोशलिज्म को उसका सपोर्ट कैसे मिला, किस तरीके से सोशलिज्म की इस विचारधारा पर काफ़ी सारी पार्टीज़ अलग अलग जगहों पर बनी, तो वो कैसे हुआ वो मैं आपको बताती हूँ। By 1870s, the socialist ideas spread through Europe। अब 1870 तक आते आते जो सारे आइडियाज़ हैं, इनके प्रोज है कॉन्स, हर तरीके के आइडियाज़, जो कोऑपरेटिव्स का आइडियाज़ था या जो मार्क्सिस्ट थ्योरी थी, वो सब पूरे यूरोप में अच्छे से फैल चुके थे। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी, नेमली द सेकेंड इंटरनेशनल। अब जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने अपनी एक इंटरनेशनल बॉडी को फॉर्म किया जिसका नाम था द सेकेंड इंटरनेशनल। और सेकेंड इंटरनेशनल के बारे में आप विकीपीडिया पर सर्च करिए और आज का आपका यही क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है कि ये कौन सी सिटी में फॉर्म हुई और किस डेट को, किस ईयर में फॉर्म हुई, ये आपको कमेंट सेक्शन पे आज लिख कर देना है मुझे। नाउ द वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगिन फॉर्मिंग एसोसिएशंस टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। अब जो वर्कर्स थे ब्रिटेन में और जर्मनी में, उन लोगों ने एसोसिएशंस बनाए, वो लोग साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने अपनी बेटर लिविंग और वर्किंग कंडीशंस के लिए काम किया। मतलब कि अपनी जो लिविंग है उसको मतलब सही करने के लिए और उनकी वर्किंग कंडीशंस को सही करने के लिए, क्योंकि उस समय वर्किंग कंडीशंस भी बहुत पुअर होती थी कि जिस सैनिटेशन बहुत ख़राब होता था और बहुत लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते थे और वेजेस भी बहुत कम दिए जाते थे, मतलब प्रॉपर एक्सप्लॉयटेशन होता था वर्कर्स का। दे सेट अप फंड्स to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote। अब वो उन्होंने क्या करा कि अब जो भी उनके मेंबर्स थे एसोसिएशन के, वो लोग फंड्स कलेक्ट करते थे और जिस भी मेंबर को उसकी ज़रूरत होती थी वो उसको दे दिया करते थे, उसको लैंड कर देते थे वो। और उन्होंने अपने वर्किंग आवर्स में रिडक्शन भी मांगा और राइट टू वोट भी मांगा। In Germany, these associations worked closely with the Social Democratic Party (SPD) and helped it win parliamentary seats। अब जर्मनी में एक पार्टी बनी जिसकी सोशलिस्ट विचारधारा थी, उसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ऐसे ही पार्टी जो है सेम बनी, ऐसे ही विचारधारा पर जो पार्टी बनी थी उसका नाम था जो ब्रिटेन में बनी उसका नाम था लेबर पार्टी, और जो फ्रांस में बनी उसका नाम था सोशलिस्ट पार्टी। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe। लेकिन सोशलिस्ट सक्सीड नहीं हो पाए
कोई भी गवर्नमेंट बनाने के लिए यूरोप में। अभी भी जो गवर्नमेंट है दे कंटिन्यू टू बी रन बाय कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। मतलब कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बिलीव करते थे, जो भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बिलीव करते थे, उन्हीं के द्वारा ये गवर्नमेंट्स जो है रन कर रही थी। और जो हमारी जो ये सोशलिस्ट विचारधारा की जितनी भी पार्टीज थी वो कभी भी जो है सत्ता में नहीं आ पाई। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स फ्रॉम लव फॉर लर्निंग। थैंक यू।